Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. You know that we are learning grammar and it is our lecture number 44 and the topic is pronoun plus practice exercises. इस लेक्चर में अंडरस्टूड है कि हम प्रोनाउन के जो कंटिन्यूड क्या हैं, रूल्स हैं, उन्हें हम सीखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन दी, उसकी टाइप्स को बताया और अभी जो है टाइप्स क्योंकि हम जान चुके हैं, 8 काइंड्स को हमने डिस्कस किया था, तो अभी हम अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि हम मजीद रूल्स को जो कि इन द यूज ऑफ प्रोनाउन है उन्हें सीखें और आखिर पे एक्सरसाइज को सॉल्व करें। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके डियर वंस, प्लीज ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। डेफिनेटली रूल्स जो हैं, उनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्प्लेड हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे। नोटबुक जो है और पेन पेंसिल जो है वो तैयार रखिए, इंपॉर्टेंट बातों को लिखते जाइए, सीखते जाइए। सो आइए रूल नंबर 11 इन द यूज ऑफ प्रोनाउन जो है उसे हम देखेंगे। तो जरा देखिए बोर्ड पे स्टेटमेंट, एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर। नंबर का मतलब है तादाद। अब स्टेटमेंट गौर से देखें कि प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ नंबर वाहिद या जमा में भी एग्री होना चाहिए। मसलन अगर एंटीसीडेंट वाहिद है तो प्रोनाउन भी वाहिद होना चाहिए और अगर एंटीसीडेंट जमा है तो प्रोनाउन भी जमा ही होगा। मसलन एक एग्जांपल देखिए, द बॉय न्यू। अब द बॉय क्या है, ये हमारा एंटीसीडेंट नाउन है और वो सिंगुलर है, तो आगे जो क्या है क्लॉज है उसका सब्जेक्ट क्या लिखा है, बोर्ड पे खास तवज्जो दें, ही, दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। सो यहां पे जो द बॉय है एंटीसीडेंट सिंगुलर है, दैट्स व्हाई प्रोनाउन भी ही सिंगुलर। हां, पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि एंटीसीडेंट जो है उसके जेंडर के मुताबिक ही प्रोनाउन को लगाना चाहिए। रिपीट कर देता हूं कि द बॉय क्योंकि जेंडर में मेल है, मैस्कुलिन है, तो दैट्स व्हाई ही यहां पे उसी हिसाब से उसका प्रोनाउन लगाया गया है। एक और एग्जांपल देख लें, द गर्ल्स डिड देयर बेस्ट टू विन द रेस। अब यहां पे इस एग्जांपल में द गर्ल्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल एंटीसीडेंट है। हां, यहां पे प्लूरल के लिए जैसे भी वो प्लूरल नाउन्स हों, हम जानते हैं कि हम देयर या दे ही इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स व्हाई यहां पे प्रोनाउन क्या है, द गर्ल्स डिड देयर बेस्ट टू विन द रेस। सो स्टूडेंट्स, मजीद जरा बोर्ड पे तवज्जो रखें कि 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस आमतौर पे जमा तसव्वुर होते हैं और इसलिए उनके लिए वर्ब और प्रोनाउन भी जमा ही आता है। मसलन एक और एग्जांपल देखिए, पहले इनकरेक्ट और फिर करेक्ट। अहमद एंड हसन इज बेस्ट नोन फॉर हिज फ्रेंडशिप। पहली तो बात है वर्ब गलत लगा, दूसरी बात है कि प्रोनाउन भी इनकरेक्ट है। सो क्या होगा, करेक्ट, अहमद एंड हसन आर बेस्ट नोन फॉर देयर फ्रेंडशिप। आई डू होप कि आप इसे अच्छा समझ गए हैं। सो आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। स्टेटमेंट सामने पहले देखिए, फिर उसके हम एग्जाम्पल्स को, मॉडल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। जब 2 नाउन्स या प्रोनाउंस और या नॉर से जुड़े हों तो प्रोनाउन आमतौर पर बाद वाले प्रोनाउन या नाउन के मुताबिक आता है। मसलन स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि हमने ये वाला जो रूल है इसे इन द यूज ऑफ नाउन भी क्या है सीखा हुआ।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सीखा हुआ है। सो ये कोई नई चीज नहीं है। आप जरा खास तवज्जो दीजिए कि बात हो रही है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉर या और से जुड़े हों तो प्रोनाउन जो है आमतौर पर बाद वाले जो है वो प्रोनाउन के मुताबिक आता है। सो आइए एग्जांपल देखते हैं। नईम और तैमूर, पहली एग्जांपल, हैव नॉट डन देयर वर्क। अब पहली तो बात है वर्ब की भी गलती है और फिर प्रोनाउन की भी है। करेक्ट क्या है? नईम और तैमूर हैज डन हिज वर्क, क्योंकि यहां पे गौर करें कि नईम और तैमूर दोनों सिंगुलर हैं और करीब वाला जो तैमूर है, जब वर्ब उसके मुताबिक सिंगुलर लगाना है तो डेफिनेटली प्रोनाउन भी उसके मुताबिक सिंगुलर ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लें। आइदर यू और आई, थर्ड एग्जांपल को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आइदर यू और आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। अब यहां पे यू और आई की जो है वो ज्वाइनिंग हुई है किसके साथ? और के साथ। तो करीबी जो हमारा प्रोनाउन है वो आई है, तो हमने वर्ब क्या है उसके मुताबिक लगाना है। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि वर्ब जो है वो करीब जो उसके सब्जेक्ट है उसी के साथ छेड़खानी कर सकता है। तो भाई जो करीब होगा छेड़खानी उसी से की जा सकती है। सो दैट्स व्हाई वर्ब जो है वो करीबी क्या है सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन है, उसके मुताबिक लगाया जाएगा। तो करेक्ट क्या है? आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। स्टेटमेंट पहले देखिए, फिर मॉडल सेंटेंसेस। ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिसके बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज से सब्जेक्ट के अंदर शामिल नहीं होते। हमने इसे पहले सीखा हुआ। कब? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये इंटरवीनिंग क्या है? ये फ्रेज होती है। तो क्या हम सीख रहे हैं कि भाई किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई इंटरवीनिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज आए, इंटरफेरिंग कोई क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज आए, तो उस नाउन या प्रोनाउन का और उसके क्या है वर्ब का कोई भी क्या है इनके साथ लेना देना नहीं होता है। इसलिए प्रोनाउन इस फ्रेज से पहले वाले नाउन प्रोनाउन के मुताबिक ही आता है। मसलन जरा गौर कीजिए, मसलन क्या है? इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों समझिएगा। द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट दे वांटेड अ बेटर लाइब्रेरी इन द कॉलेज। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब इसमें गौर करें कि द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है सेड, तो कहा किसने है? स्टूडेंट्स ने या लीडर ने? यस, लीडर ने। सो दैट्स व्हाई हमें समझना यह है कि दे नहीं आ सकता, ही आएगा। सो करेक्ट क्या है? द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स said that he wanted a better library in the college। सेकेंड एग्जाम्पल को भी देखिए कि कैसे इंटरवीनिंग फ्रेज जो है वो मुतासर नहीं करती सब्जेक्ट को और उसके वर्ब को भी और यकीनन उसके प्रोनाउन को भी। In 1980, Pakistan, together with several other countries, kept their hockey team from participating in the Moscow Olympics। अब यहां पे टुगेदर विद सेवरल अदर कंट्रीज जो है, तो क्या ये सब्जेक्ट और उसके वर्ब और फिर उसके प्रोनाउन को मुतासिर करेगी? नहीं। करेक्ट जो है सेंटेंस उस पर गौर करें। इन 1980 पाकिस्तान टुगेदर विद सेवरल अदर कंट्रीज kept its hockey team from participating in the Moscow Olympics। So students, आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। स्टेटमेंट ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन की तरफ रिफर करता है उसके मुताबिक ही वाहिद या जमा आता है। रिलेटिव प्रोनाउंस जिसको रिफर करें उसके मुताबिक ही
वाहिद या जमा आते हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं, बागौर समझिएगा। फर्स्ट है, अली इज वन ऑफ दोज प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स हु बिलीव्स दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब इसमें हु जो है वो क्या है, वो किसको रिलेट कर रहा है, इस बात को समझना है। अब समझना है कि हु किसको रिलेट कर रहा है, क्या अली को या स्टूडेंट्स को, क्योंकि अली इज वन ऑफ दोज प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स और उसके बाद लगा है हु, तो फिर बिलीव्स आएगा या बिलीव। ये बात जरा एग्जाम्पल में करेक्ट सेंटेंस में देखिए, अली इज वन ऑफ दोज प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हु किसको रिलेट कर रहा है, नॉट अली, ये स्टूडेंट्स को, प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है। तो दैट्स वाई आएगा हु बिलीव दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। इनकरेक्ट देखिए, अली इज ओनली वन ऑफ द आउटगोइंग स्टूडेंट्स। अब जरा स्ट्रेस पे भी गौर करें, अली इज ओनली वन ऑफ द आउटगोइंग स्टूडेंट्स who want to start their own business। अब यहां पे स्ट्रेस गौर करें कि अली इज ओनली वन ऑफ द आउटगोइंग स्टूडेंट्स। हु, तो हु किसको रिलेट कर रहा है, क्या आउटगोइंग स्टूडेंट्स को? नो, ये अली को रिलेट कर रहा है क्योंकि यहां स्ट्रेस है ओनली वन ऑफ द आउटगोइंग स्टूडेंट्स। तो दैट्स वाई वांट नहीं आएगा, क्या आएगा, वांट्स। तो करेक्ट सेंटेंस देखिए, Ali is only one of the outgoing students who wants to start his own business। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। You और your को इस्तेमाल मत करें जबकि आपकी मुराद रीडर ना हो। इसकी बजाय वन या पर्सन जैसे इम्पर्सनल वर्ड्स इस्तेमाल करें। इस तरह you कभी भी थर्ड पर्सन एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुराद आप जब जनरल बात कर रहे हैं तो यू नहीं बल्कि वन या वंस वगैरह को इस्तेमाल किया करें या फिर अ पर्सन वगैरह इस्तेमाल किया करें। और थर्ड पर्सन तो ही शी इट होता है, दे होता है, तो उसके लिए फिर यू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, इनकरेक्ट, इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स यू शुड वर्क हार्ड। मुराद आप अपने लिसनर को, रीडर को ये नहीं कह रहे, आप तो जनरल बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, इफ वन वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स वन शुड वर्क हार्ड। सो स्टूडेंट, आइए एक और एग्जाम्पल देख लें। व्हेन अ वुमन मैरीज यू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखें जनरल बात हो रही है, तो क्या है, करेक्ट कैसे होगा, व्हेन अ वुमन मैरीज शी टेक्स ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यकीनन आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हु, विच और दैट में जो है इस्तेमाल का जो फर्क है उसे हमने देखना है। हु जो, जिसने, जिन्होंने, विच जो, जिसने, जिन्होंने, दैट जो, जिसने, जिन्होंने। अब उर्दू मतालिब जो है वो सेम है, लेकिन आइए देखते हैं कि डिफरेंस कहां है। हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जबकि विच जानवरों या बेजान चीजों के लिए और दैट आमतौर पर हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब ये हैं तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस, लेकिन मतालिब भी उर्दू के ठीक सेम है, लेकिन क्या मामला है, इनका इस्तेमाल फर्क है। सो आइए एग्जांपल्स देखिए, मॉडल सेंटेंसेस देखिए। द बॉय विच केम लेट वॉज माई फ्रेंड। अब द बॉय क्या है, इंसान है, तो फिर क्या आएगा करेक्ट में, द बॉय हु केम लेट वॉज माई फ्रेंड। और फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को, दिस इज द बुक हु आई बॉट यस्टरडे। बुक क्या है, वो नॉन लिविंग है, बेजान है, तो क्या आएगा, दिस इज द बुक विच या फिर दैट, क्योंकि दैट दोनों चीजों के लिए, हर किसी के लिए आ सकता है। दिस इज द बुक विच और दैट आई बॉट यस्टरडे। सो आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात अब होने वाली है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु बतौर सब्जेक्ट आता है जबकि हुम बतौर
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी खास बात है। हु को अगर आप ही समझें तो आप समझ जाएंगे कि ये हमेशा सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होता है, ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और जो हूं मैं उसे आप हिम समझें तो आप समझ जाएंगे कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स को देखिए। फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है हु डू यू वांट टू सी। तर्जुमा करके भी देखें, हु डू यू वांट टू सी, तो ऐसे लग रहा है ना कि यहां तो यू ने जो कि सब्जेक्ट है किसी से मिलना है, तो फिर इसका मतलब है कि यहां पे हिम वाली सिचुएशन, ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन आनी चाहिए। तो फिर करेक्ट क्या है? whom do you want to see? Getting it? शाबाश। सो एक और एग्जांपल देख लीजिए। whom do you think has come? अब डेफिनेटली you think कि कौन आया है, तो इसका मतलब है कि यहां तो कोई आया है जो वो सब्जेक्ट है, तो whom तो नहीं ना आएगा, वो तो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या कहेंगे? Who do you think has come? So, यकीनन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। बोर्ड पे खास तवज्जो रखनी है। इस बात का ख्याल रहे कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला जुमला अपने नाउन के बिल्कुल करीब रखा जाए, वरना रेफरेंस मुबहम हो सकता है। मुबहम का मतलब सस्पिशियस, डाउटफुल, अनक्लियर, वेग। सो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल को। बड़ा आसान रूल है। इनकरेक्ट पहले देखें। द बॉय इज माई फ्रेंड हु कम्स लेट। अब जरा गौर करें, द बॉय और इसका जो रिलेटिव क्लॉज है वो काफी दूर पड़ा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्या करेंगे? करेक्ट जरा बोर्ड पे देखें। द बॉय हु कम्स लेट। अब ये रिलेटिव क्लॉज जो है, जो के बॉय को रिलेट कर रहा है, वो उसके करीब आना चाहिए। द बॉय हु कम्स लेट इज माई फ्रेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एज को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब इससे पहले सच या एज या द सेम इस्तेमाल हुआ हो। एग्जाम्पल्स को आपने गौर से देखना है। एज कब रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है? जब क्या हो, इससे पहले सच या एज या द सेम इस्तेमाल हुआ हो। फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, दिस इज नॉट सच अ बुक विच आई एक्सपेक्टेड। तो सच के साथ विच कभी नहीं लगाना, अभी अभी सीखा है कि एज लगाना है। तो करेक्ट क्या है? दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई एक्सपेक्टेड। और फिर एक एग्जाम्पल इनकरेक्ट देखिए। एज मैनी मैन हु केम वर अवॉर्डेड। तो एज के साथ एज ही होता है, हु नहीं होता। एज मैनी मैन एज केम वर अवॉर्डेड। और फिर एक एग्जाम्पल देखें। इनकरेक्ट पहले, योर्स इज नॉट द सेम बुक विच माइन। अब यहां पे गलती समझें कि भाई द सेम के इस्तेमाल के साथ भी विच नहीं लगाते, तो क्या कहेंगे? योर्स इज नॉट द सेम बुक एज माइन। ठीक है, समझ रहे हैं? नोट में एक और बात समझ लें। दैट या एज के इस्तेमाल में द सेम के बाद मुदर्जा झेल बातों का ख्याल रखें। जब द सेम के बाद वर्ब को एक्सप्रेस कर दिया जाए तो दैट इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन आइए एग्जाम्पल देखें। दिस इज द सेम बॉय दैट वॉन द प्राइज। ठीक है, तो द सेम के साथ दैट कब आना है? जब वर्ब एक्सप्रेस हो रहा हो। और दूसरी एग्जाम्पल देखें, वर्ब अंडरस्टूड हो तो एज इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें बोर्ड पे, दिस इज नॉट द सेम पेन एज माइन। तो डेफिनेटली यहां पे बात खत्म हो रही है, वर्ब के साथ कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई द सेम के साथ यहां एज आया है। जबकि ऊपर वाली एग्जाम्पल में क्योंकि एक्सप्रेस वर्ब के साथ चीज हो रही थी, तो दैट्स वाई हमने द सेम के साथ दैट लगाया था। सो आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रिलेटिव क्लॉज के बारे में है। रिलेटिव क्लॉज अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ आए या ऐसे नाउन जिसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो रिलेटिव क्लॉज और उसके बाद नाउन के दरमियान एक कॉमा
लगाते हैं, बसूरत दीगर कोई कॉमा नहीं लगाया जाता। पंक्चुएशन रूल भी है ये, ठीक है। तो क्या है, रिलेटिव क्लॉज से पहले कोई प्रॉपर नाउन आए या कोई पोजेसिव केस वाला कोई नाउन आए तो क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉज से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, गौर करते रहिए तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। दिस इज अली, अब अली क्या है, प्रॉपर नाउन, तो कॉमा लगाएंगे। हु इज माई क्लास फेलो, और आगे दिस इज माई ब्रदर, माई ब्रदर पोजेसिव एडजेक्टिव लगा तो क्या करेंगे, हु इज इन पाकामी, और दिस इज द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या है, कॉमा नाउन है, सो कॉमा नहीं लगाना। हु वॉन द प्राइज। आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में एक रूल सीखने लगे हैं जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कुछ बताया था। आइए देखते हैं। ईच अदर को दो अशखास या चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहीं देख लें, द टू बॉयज ग्रीटेड ईच अदर, और वन अनदर को दो से ज्यादा अशखास या चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल यहीं देख लें, दे ऑल लव वन एंड अदर, दे ऑल लव वन एंड अदर। सो आइए लास्ट रूल को देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज। तो तवज्जो कीजिए, प्रोनाउन बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, कुछ हम इसके बारे में सीख चुके हैं, याद है, जेरंड के बारे में बताया था। सो उसी से मिलती जुलती बात है, तवज्जो बोर्ड पे रखिए। असूल ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले कोई प्रोनाउन सिर्फ ऑब्जेक्ट केस में आता है, जबकि जेरंड से पहले कोई प्रोनाउन सिर्फ पोजेसिव केस में आना चाहिए। जेरंड क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज नाउन। सो आइए बोर्ड पे एग्जांपल्स को बगौर देखिए। फर्स्ट इनकरेक्ट है, आई डू नॉट लाइक यू गोइंग टू द सिनेमा। अब गोइंग टू द सिनेमा जो है ये एक जेरंड है। जेरंड क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन। तो क्या करेंगे करेक्ट, आई डोंट लाइक योर, यू की बजाय यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और योर क्या है, पोजेसिव केस। तो जेरंड के साथ पोजेसिव केस लगाते हैं। तो क्या है, आई डू नॉट लाइक यूर गोइंग टू द सिनेमा। एक और एग्जांपल है नीचे, आई सॉ देयर गोइंग टू द सिनेमा। अब ये जो गोइंग टू द सिनेमा है, यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एक्शन है, ये एक्शन को दिखा रहा है। तो फिर क्या कहेंगे, करेक्ट क्या है, आई सॉ देम गोइंग टू द सिनेमा। I do believe you have got very keenly and intellectually all the things. So, dear students, now move to the practice exercise. तो प्रोनाउन के इस्तेमाल हम सीख चुके हैं, अब इसके MCQs को देखते हैं। सो फर्स्ट MCQs आपके सामने बोर्ड पे है, गौर कीजिए। एक मॉडल सेंटेंस के नीचे 4 ऑप्शंस हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, एंड आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस 1 इज करेक्ट। तो हमने उसी को चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो आइए देखते हैं। वन मस्ट बी लॉयल टू हिज कंट्री, हमने सीखा है वन के साथ इस जैसा ही कोई प्रोनाउन लगाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है, वन मस्ट बी लॉयल टू वंस कंट्री। तो इसका मतलब है चार्ली इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड MCQs है, हमने सीखा है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाना चाहिए। लेट अली एंड आई प्ले क्रिकेट, इसका मतलब यह हुआ कि अली एंड मी लगना है, आई नहीं। तो फिर राइट ऑप्शन क्या हो सकती है, गौर से देखें। लेट अली एंड मी प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब है अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सो 2 MCQs डिस्कस हो गए। आइए तीसरे को बोर्ड पे देखिए। नाइदर ऑफ द 3 बॉयज आर हैप्पी, याद रखिए नाइदर 2 के लिए होता है और इसका मतलब होता है नो वन आउट ऑफ 2। नाइदर का मतलब क्या है, नो वन आउट ऑफ 2, जबकि नन जो है वो 2 से ज्यादा के लिए होता है और उसका भी मतलब होता है नो वन आउट ऑफ मेनी, मुराद मोर देन 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तो 3 बॉयज की बात हो रही है, तो नाइदर गलत है, अल्फा चार्ली गलत है। अब बीटा डेल्टा को जरा गौर से देखें कि नन ऑफ द 2 बॉयज जो बीटा में है वो भी गलत है क्योंकि 2 के लिए नाइदर होता है। तो फिर इसका मतलब है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द 3 बॉयज इज हैप्पी। अच्छा, क्योंकि
तीन में से कोई भी लड़का हैप्पी नहीं है, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब आएगा. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. आपकी बातें समझ रहे हैं? शाबाश. सो फोर्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं. माइंड योर ओन बिजनेस, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड आई. अब बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और हमने सीखा हुआ है कि प्रेपोजिशंस के बाद भी जो प्रोनाउंस आते हैं वो ऑब्जेक्ट केस में आने चाहिए. तो राइट ऑप्शन क्या होगी? बीटा इसलिए नहीं हो सकती, गौर करें वहां लिखा है अमंग हिम एंड मी. अमंग जो है वो तो दो से ज्यादा के लिए होता है और यहां दो हैं तो दो के लिए बिटवीन होता है. सो माइंड योर ओन बिजनेस, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. फिफ्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं. अली और हिज फ्रेंड्स मस्ट लेंड हिज हैंड. अब और या नॉर से जुड़े हों तो क्या करते हैं? हम जो करीब वाले के मुताबिक वर्ब लगाते हैं और फिर उसी के हिसाब से प्रोनाउन लगाते हैं. सो क्या करेंगे? अली और हिज फ्रेंड्स मस्ट लेंड, क्या करना चाहिए? देयर हैंड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर राइट ऑप्शन देखें कौन सी है? अल्फा. तो फिफ्थ का क्या है? अल्फा. सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 पे चलते हैं. हमने सीखा था कि एक ही फिक्रे में जब तीन यानी दो से ज्यादा प्रोनाउंस का जिक्र आ जाए तो हमने किस तरतीब को मलहूज़े खाते रखना है. अगर अच्छी बात हो तो क्या करते हैं? अगर अच्छी बात हो तो 231 का फॉर्मूला लगाते हैं, तरतीब ये रखते हैं. और अगर कोई बुरी बात हो तो 132 की तरतीब होती है. तो आइए छठे एमसीक्यूज को देखते हैं. यू, ही एंड आई स्टोल द बुक. अब किताब चोरी करना ये तो एक बुरा काम है, बुरी बात है. सो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होनी चाहिए कि आई, ही एंड यू. 132 की तरतीब होनी चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, आई, ही एंड यू स्टोल द बुक जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो है डेल्टा. शाबाश. आप भी बगौर देखें और इन्हें सॉल्व करते जाएं. नेक्स्ट देखिए सेवंथ को. दीज टू ब्रदर्स डिसीव वन अनदर. अभी अभी सीखा है कि वन अनदर दो से ज्यादा अशखास या चीजों के लिए और ईच अदर दो के लिए. यहां दो की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन दीज टू ब्रदर्स डिसीव ईच अदर. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. हां, चार्ली क्यों गलत है? क्योंकि डिसीव के बाद प्रपोजिशन नहीं आएगी. यहां पे अल्फा इज द राइट ऑप्शन. आठवें पे चलते हैं. एवरी मैन हैज टू बेयर देयर ओन बर्डन. अब एवरी जो है ये तो इंडेफिनेट प्रोनाउन है और इसके बारे में सीखा है कि इसका वर्ब जो है सिंगुलर हो तो डेफिनेटली ये किसी इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन के लिए होगा. सो आइए देखते हैं कि एवरी मैन हैज टू बेयर देयर ओन बर्डन की राइट ऑप्शन क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज द राइट ऑप्शन. चारों ऑप्शंस को देखें. बीटा इज द राइट ऑप्शन. एवरी मैन हैज टू बेयर हिज ओन बर्डन. सो नाइन्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं. माई टीचर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग ड्यूरिंग हिज लेक्चर. अब यहां पे स्टूडेंट हमने अभी अभी सीखा है कि जेरंड हो तो पॉजेसिव केस और वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन को इंडिकेट करे तो ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं. तो माई स्लीपिंग आना चाहिए, मी स्लीपिंग नहीं. तो राइट ऑप्शन जो है वो गौर करें. माई टीचर डज नॉट लाइक माई स्लीपिंग ड्यूरिंग हिज लेक्चर. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि चार्ली में देयर लेक्चर लगा और वो भी गलत है. सो टीचर सिंगुलर है तो हिज लेक्चर. सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन. 10th पे चलते हैं. आई शैल रिमेंबर दिस काइंडनेस ऑफ यू. अब ये रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसे एक्सप्रेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी अट्रेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं. सो अंडरस्टूड है. आई शैल रिमेंबर दिस काइंडनेस ऑफ योर्स. ये जेनेटिव केस होते हैं जिनके साथ हर, हर्स बन जाए, योर, योर्स बन जाए, माय, माइन बन जाए. सो ये भी पोजेसिव जो क्या है प्रोनाउन है उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है. हां, ये क्या है राइट ऑप्शन? चार्ली. सो आगे चलते हैं 11th पे. नन ऑफ अस टू. अब मैंने अभी अभी सिखाया कि नन जो है
वो 2 से ज्यादा के लिए, और जो 2 हैं उनके लिए नाइदर होता है। सो आइए देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। हर जुमले में ही 2 आया, सो नाइदर ऑफ अस टू गोज देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि नाइदर का मतलब है कोई 2 में से एक भी नहीं। तो जब 2 में से कोई एक भी नहीं तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप कंट्रीब्यूशन, आप पार्टिसिपेशन अपनी जारी रखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, 12th MCQs पे चलते हैं। बोर्ड पे अवेजा है, आप भी पढ़िए। द हेडमास्टर विच हैज अ रेड पेन इज माई ब्रदर। विच तो नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है, और हेडमास्टर एक ह्यूमन बीइंग है, तो दैट्स वाई क्या आएगा? अरे हु आना चाहिए। सो क्या है राइट ऑप्शन? द हेडमास्टर हु हैज अ रेड पेन इज माई ब्रदर, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। और हां, चार्ली जो है, द हेडमास्टर दैट हैज रेड पेन, तो वो इसलिए ठीक नहीं है कि जब बीटा में हु वाली ऑप्शन है तो आप दैट वाली इस्तेमाल नहीं कर सकते। माना कि दैट जो है वो हर किसी के लिए आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बीटा। सो चलते हैं 13 पे, और यहां पे जरा देखते हैं कि कैसे जो कंपैरिजन वाले जुमलों में हम सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ ही क्या करते हैं? मुआवजना करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन मस्ट बी लॉजिकल। ठीक है, आइए देखते हैं। शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मी। अब शी का मी के साथ कंपैरिजन करना इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है, तो उसका कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव केस से होना चाहिए। ये क्या है? पैरेलल कंपैरिजन होना चाहिए, ये लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन जो है, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है और आई सब्जेक्टिव केस है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। आइए 14th पे चलते हैं। हमने सीखा था कि टू बी से एक्सट्रैक्टेड जो वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर जो हैं, उनके बाद क्या आना चाहिए? अरे सब्जेक्टिव केसेस ही आने चाहिए। सो आइए देखते हैं। इट इज देम हु स्टोल द बुक। इट इज देम नहीं हो सकता, क्योंकि ये देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। सो आइए देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इट इज दे हु स्टोल द बुक। आइए 15 पे चलते हैं। KFC continues. KFC continues to increase their prices of the lunch burgers. अब यहां पे KFC continues तो ठीक है, लेकिन वो एक फूड चेन है, तो दैट्स वाई देयर जो है वो यहां पे जच नहीं रहा। तो राइट ऑप्शन क्या है? KFC continues to increase its prices of the lunch burgers. तो डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करें, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि चार्ली में KFC कंटिन्यू लिखा है, वो एक ही फूड चेन है। जब वो एक ही नाउन है तो वर्ब क्या है? वो सिंगुलर आना चाहिए। सो डेल्टा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो आगे चलते हैं 16th पे। वन ऑफ दीज बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। याद रखिए कि वन ऑफ, ये वैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखा हुआ। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन जरूर आता है, लेकिन वन अभी अभी सीखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। सो वन ऑफ दिस बॉयज वॉज आना चाहिए। सो आइए बागौर देखें कि क्या बीटा ठीक है या चार्ली ठीक है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वन ऑफ दीज बॉय नहीं हो सकता जो कि चार्ली में है। राइट ऑप्शन बीटा है। वन ऑफ दीज बॉयज was present in the class. So आइए 17th पे चलते हैं। Either of these two boys have broken my glasses. अब either जो है वो 2 के लिए तो ठीक है, लेकिन verb जो लगा है वो गलत लगा है। तो आइए has आना चाहिए, क्योंकि either का मतलब होता है 2 में से कोई एक, ठीक है ना? तो सिंगुलर आना चाहिए। सो राइट ऑप्शन ढूंढिए कि either of these two boys has broken my glasses। तो राइट ऑप्शन जो है वो बीटा है, क्योंकि अल्फा में 2 बॉय लिखा है और वो उसे गलत बना रहा है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन।
18th पे चलते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, बस नाइदर का मफहूम है दो में से कोई एक भी नहीं, सिंगुलर ही वर्ब आना है। नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैव नहीं, हैज आना है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, भाई तलाश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज वॉन द प्राइज, ये राइट ऑप्शन जो है वो बीटा ही है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 19th यानी सेकंड लास्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। आइदर यू और आई, अब करीब वाले सब्जेक्ट के साथ ही छेड़खानी वर्ब कर सकता है, तो करीब वाला कौन है, देखें आई है, तो आइए राइट ऑप्शन क्या होगी, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। हाँ, हैव वगैरह नहीं आ सकता, ये सिचुएशन जो है इसमें एम ही राइट ऑप्शन बनाएगा। सो आइदर यू और आई एम रॉन्ग। आइए एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है। सो डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। शी सेड टू हिम दैट यू आर माय फ्रेंड। स्टूडेंट्स, नरेशन के रूल्स आपको याद होंगे। रूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फर्स्ट क्लॉज क्या है, पास्ट में हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। सो उन्हीं रूल्स को यहां आपने अप्लाई करना है जो नरेशन सीखते हुए आपने सीखे हुए हैं। तो आइए एमसीक्यूज नंबर 20 को सॉल्व करते हुए जरा गौर कीजिए कि राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, शी सेड टू हिम दैट ही वॉज हर फ्रेंड। याद रहे कि यहां पे यू ने पिछले हिम की वजह से बदलना है, आर ने सेड की वजह से बदलना है, और हां माय फ्रेंड, माय ने असल में शी की वजह से बदलना है। तो दैट्स व्हाई चार्ली इज द राइट ऑप्शन। शी सेड टू हिम दैट ही वॉज हर फ्रेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन और उसकी एक्सरसाइजेस को तफसीलन हमने सॉल्व किया, सीखा। सो आई डू बिलीव कि आप इन्हें अच्छा